नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक सेंटर लखनऊ से। बहुत से प्रॉब्लम, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्रॉब्लम्स भेजते हो और मैं उनका सॉल्यूशंस कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूँ आपके समक्ष। थोड़ा समय का अभाव रहता है। समय का अभाव इसलिए रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ से मैं एसोसिएटेड हूँ, उनके भी कुछ वर्क होते हैं जो उसको मुझे डे टू डे लाइफ में करने पड़ते हैं, और वेबिनार्स होते हैं कई एडवांस टेक्निकल ट्रेंड्स पर, तो उन पर भी मुझे बोलना पड़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में थोड़ा लेट हो जाता है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा। और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बच्चों का मैं देखता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूँ। और कुछ चीज़ें थी कि एक बच्चा था नितिन, वो बच्चा था आसनसोल से, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा कस्बा टाइप का है। उसमें उसने एक मुझे क्वेश्चन भेजा था, एक मतलब एक स्टडी से अपार्ट एक जनरल व्यू मांगा था कि सर इस चीज़ में मैं क्या करूँ। तो क्वेश्चन का कुछ इस तरह था कि सर हाउ टू पेनिट्रेट इन रिसर्च वर्क और एरियाज राइट फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्ट फ्रॉम वेयर ही इज नाउ डेज, जहाँ पे वो करंटली नाउ डेज में, मतलब इस करंटली इस समय जहाँ पर वो है, तो उससे वो है बेसिकली फर्स्ट ईयर में है और वो रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता है। बेसिकली उसका जो मतलब मोटो है वो रिसर्च साइंटिस्ट बनने का। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो करिकुलम एक्टिविटी जो है वो आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल से ही समझ ली कि मुझे बनना क्या है। बहुत से बच्चे अपने करियर में अचीव सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता उनको बनना क्या है। तो उसने मुझे एक लिख के भेजा था कि हाउ टू पेनिट्रेट इन रिसर्च वर्क और एरिया, कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम वेयर ही इज़ करंटली। तो करंटली जहाँ पर वो है वहाँ से कैसे। मैंने पूछा कि भाई आप करंटली कहाँ किस लेवल पर हो, तो उसने कहा मैं सर आई मीन फर्स्ट ईयर, मैं मतलब इंटरमीडिएट सेशन में हूँ। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट सेशन होता है तो फर्स्ट ईयर में है। तो कैसे उसको जो है हम करेंगे इम्पार्ट, क्या बताएं कि कैसे वो रिसर्च वर्क में पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसको कतई आप अंडर एस्टिमेट मत करिए कि आप इंटरमीडिएट में हैं तो फिर आप जो है रिसर्च वर्क में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिसर्च वर्क में पेनिट्रेट करने का मेन फलसफा शुरू होता है आपकी फर्स्ट ईयर से ही। वैसे तो मैं कह सकता हूँ 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ये चारों साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन बेसिक फलसफा यहीं शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि उस सब्जेक्ट में आपने इतना स्टडी किया है कि आप वहाँ तक उसमें कोई डिडक्शंस निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे कि एक पढ़ने के 2 मेथोडोलॉजी होती हैं। पहली मेथोडोलॉजी ये होती है कि आपने पढ़ के एक एग्ज़ाम को पास कर लिया, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर रिसर्च एरिया में खास तौर से रिसर्च फील्ड में जाना है, जिसमें कि इसरो है, DRDO है, या इस तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या प्राइवेट में भी है, तो इस तरह की संस्थाओं में जाने के लिए आपको अपने बुकिश कॉन्सेप्ट से आगे निकलना पड़ेगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द, कैसे हम इस चीज़ को अचीव करें। तो इसको अचीव करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो हैं अपने बुक में, मैंने पहले बताया कि बुक्स को रीड करिए, खास से टेक्निकल बुक्स को। उसके बाद उसके डिडक्शंस जो हैं वो आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो पहला तो है कि मार्क द डिडक्शंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये तभी आप कर पाएंगे, डिडक्शंस मार्क कर पाएंगे जब आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। जैसे सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सरफेस टेंशन टू द एंड ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है, दिस इज द थिंग। तो ये नहीं कि आपने सरफेस टेंशन में उतना ही पढ़ लिया जितना केवल एग्ज़ाम में आना है। एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम उसकी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करने के नहीं होता, बल्कि वो चूजिंग मैथोलॉजी होती है कि इतने सारे सिलेबस से बच्चा सब पढ़ेगा तो उसमें से ये पॉइंट हम निकाल ले, ग्रास्प कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला है मार्क द डिडक्शंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बड़ी थिंग है ट्राई टू कोरिलेट वेरियस चैप्टर्स, ठीक है। वेरियस चैप्टर्स का मतलब जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को आप कोरिलेट करिए मैकेनिक्स के साथ, और ट्राई टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। अपने आप से एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम जो बनाते हैं उनके कैटेगरी में पहुंचने की आप एक अटेम्प्ट करोगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रॉब्लम बनाता है वो भी क्या करता है, इन चीज़ों को कोरिलेट करने के बाद ही एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बना पाएगा, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कभी ऐसी नहीं होती कि अगर कोई एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हो रहा है तो उसमें मैकेनिक्स लगी है तो उसमें एयर फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें। एयर फ्रिक्शन कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विस्कस फोर्सेस के बारे में जानना पड़ेगा, और विस्कस फोर्सेस का बढ़िया ट्यूटर या बढ़िया एक शिक्षक आपको पढ़ाएगा इसके बारे में, इसको थॉरो नॉलेज इसकी है, ठीक है। दिस इज द थिंग।
जैसे हाइड्रोलिक्स एंड मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस हाइड्रोलिक्स, ये इस तरह के एंड सो ऑन दीज कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपको हमेशा सहयोग देंगे एक रिसर्च फील्ड में, क्योंकि इनसे मॉडल करके एक सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड का बनेगा। ठीक है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। ट्राई टू रिजॉल्व प्रॉब्लम बाय मेकिंग फंक्शन एंड ग्राफ्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो हैं किसी भी चीज़ को जब मॉडल करते हैं तो फंक्शन के थ्रू उसको मॉडलिंग की उसके बारे में सोचिए। फंक्शन क्या होता है, किसी एक पॉइंट, जब वो पॉइंट किसी लोकस को धीरे धीरे प्रोपोगेट करेगा, ये पॉइंट किसी रियल वर्ल्ड में अगर आगे बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, एक फंक्शन बनाएगा। तो उसका पाथ जो है, उसको पाथ प्रोपोगेट करने के लिए एक ही तरीका है, आप फंक्शन या ग्राफ से उसकी मॉडलिंग करें। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि लाइन ऑफ फ्लो, लाइन ऑफ फ्लो जरूर देखना है कि आपको, कि आप जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो मिनिमम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपके लिए हमेशा से फाउंडेशन रहेगी, क्योंकि कोई पेपर हमेशा लिमिटेड उसमें होता है, लिमिटेड टाइम इंटरवल में होता है, वो तो आपको देखना ही देखना है। लेकिन साथ साथ में वो किस लाइन ऑफ फ्लो पे जा रहा है, कैसे जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, वो लाइन ऑफ फ्लो भी आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम बहुत बड़े बड़े लॉज थेवेनिन या नॉर्टन थ्योरम के लगे बगैर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व हो सकता है अगर बेसिक नॉलेज हो तो। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को कांस्टेंट करंट सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट ही करें। ठीक है, या इसको थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम ही लगाएं। कभी कभी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से कि अगर प्लेन वायर है तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन वायर का रेजिस्टेंस को हम जीरो मानेंगे, करंट ऑब्वियसली वो पाथ फॉलो करेगी जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ये हम भी जानते हैं। तो बहुत बड़े बड़े सर्किट्स में जरूरी नहीं कि आप थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम हर बार लगाओ या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हर बार थ्योरम लगाओ। तो कुछ बेसिक अपने नॉलेज से भी उसको सॉल्व करने की जब आप देखेंगे तो वो चीज़ कैसे आएगी, वो चीज़ आएगी जब कीप प्रैक्टिसिंग से आएगी, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तब वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दिस इज द स्ट्रेटजी हाउ वी कैन कोरिलेट द वेरियस साइंसेज, एंड व्हेन वी are in the position to correlate these sciences, then we automatically get into the research areas। हम रिसर्च एरियाज की तरफ ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगे, हम उसकी तरफ, हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, उसको एक रिसर्च के लिए पढ़ेंगे। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इसरो और DRDO के एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे सर्किट्स भी आते हैं जो एक बहुत बेसिक सर्किट होता है, वो शायद इंटरमीडिएट वाला भी सॉल्व कर ले। तो यू हैव टू ट्राई टू कोरिलेट दिस थिंग्स राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, कि जहाँ से आप अपने आप करियर की शुरुआत, इसीलिए 9 से लेकर आप मान के चलिए आप हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स अब क्यों मांगने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो तैयारी होती है वो हाई स्कूल से लेकर आपके परसेंटेज देखे जाते हैं। वो तो एक सिनेरियो पहले से बना हुआ है, तो वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि हाई स्कूल से क्या है, हाई स्कूल में आपको बेसिक कंप्यूटेशन पावर आपकी चेक होती है, और इंटरमीडिएट में आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। तो उस बच्चे से नितिन से मैं कहना चाहता हूँ, जो कि उसका ये वीडियो आया था, उसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मैंने कहा ये प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों के सामने इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। और ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप जो है इस चीज़ को, मेन चीज़ क्या है कि कोरिलेट करना सीखें आप प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डोमेन के प्रॉब्लम्स को, हाइड्रोलिक्स को मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, इस तरह से कोरिलेट करना। जितना जल्दी आप सीख जाएंगे यू विल द मास्टर हो जाएंगे रिसर्च एरियाज में, आप उसकी तरफ प्रोपोगेट करना शुरू कर देंगे। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। ओके, तो ये छोटी सी बातें कुछ डिस्कस करनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से एक मुखातिब और बोलूँ, कन्वर्सेशन करना बीच में करता रहता हूँ, हर 3-4 वीडियोज़ के बाद कन्वर्सेशनल वीडियो बनाता ज़रूर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमसे आप डिस्कस भी करिए, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और होपिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ से। बहुत से प्रॉब्लम, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्रॉब्लम्स भेजते हो, और मैं उनका सॉल्यूशंस कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूँ आपके समक्ष। थोड़ा समय का अभाव रहता है, समय का अभाव इसलिए रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ से मैं एसोसिएटेड हूँ, उनके भी कुछ वर्क होते हैं जो उसको मुझे डे टू डे लाइफ में करने पड़ते हैं, और वेबिनार्स होते हैं कई एडवांस टेक्निकल ट्रेंड्स पर, तो उन पर भी मुझे बोलना पड़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में थोड़ा लेट हो जाता है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा। और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बच्चों का मैं देखता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूँ।
और कुछ चीज़ें थी कि एक बच्चा था नितिन, वो बच्चा था आसनसोल से, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा कस्बा टाइप का है। उसमें उसने एक मुझे क्वेश्चन भेजा था, एक मतलब एक स्टडी से अपार्ट एक जनरल व्यू मांगा था कि सर इस चीज़ में मैं क्या करूँ। तो क्वेश्चन का कुछ इस तरह था कि सर हाउ टू पेनिट्रेट इन रिसर्च वर्क और एरियाज राइट फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्ट फ्रॉम वेयर ही इज नाउ डेज, जहाँ पे वो करंटली नाउ डेज में मतलब करंटली इस समय जहाँ पर वो है, तो उससे वो है बेसिकली फर्स्ट ईयर में है और वो रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता है। बेसिकली उसका जो मतलब मोटो है वो रिसर्च साइंटिस्ट बनने का। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो करिकुलम एक्टिविटी जो है वो आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल से ही समझ ली कि मुझे बनना क्या है। बहुत से बच्चे अपने करियर में अचीव सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता उनको बनना क्या है। तो उसने मुझे एक लिख के भेजा था कि हाउ टू पेनिट्रेट इन रिसर्च वर्क और एरिया, कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम वेयर ही इज़ करंटली। तो करंटली जहाँ पर वो है वहाँ से कैसे, मैंने पूछा कि भाई आप करंटली कहाँ किस लेवल पर हो, तो उसने कहा मैं सर आई मीन फर्स्ट ईयर, मैं मतलब इंटरमीडिएट सेशन में हूँ, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट सेशन होता है तो फर्स्ट ईयर में है। तो कैसे उसको जो है हम करेंगे इम्पार्ट, कि क्या बताएं कि कैसे वो रिसर्च वर्क में पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसको कतई आप अंडर एस्टिमेट मत करिए कि आप इंटरमीडिएट में हैं तो फिर आप जो है रिसर्च वर्क में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिसर्च वर्क में पेनिट्रेट करने का मेन फलसफा शुरू होता है आपकी फर्स्ट ईयर से ही। वैसे तो मैं कह सकता हूँ 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ये चारों साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन बेसिक फलसफा यहीं शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि उस सब्जेक्ट में आपने इतना स्टडी किया है कि आप वहाँ तक उसमें कोई डिडक्शंस निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे कि एक पढ़ने के 2 मेथोडोलॉजी होती हैं। पहली मेथोडोलॉजी ये होती है कि आपने पढ़ के एक एग्ज़ाम को पास कर लिया, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर रिसर्च एरिया में खासतौर से रिसर्च फील्ड में जाना है, जिसमें कि इसरो है, DRDO है, या इस तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या प्राइवेट में भी है, तो इस तरह की संस्थाओं में जाने के लिए आपको अपने बुकिश कॉन्सेप्ट से आगे निकलना पड़ेगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द, कैसे हम इस चीज़ को अचीव करें। तो इसको अचीव करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो हैं अपने बुक में, मैंने पहले बताया कि बुक्स को रीड करिए, खास से टेक्निकल बुक्स को, उसके बाद उसके डिडक्शंस जो हैं वो आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो पहला तो है कि मार्क द डिडक्शंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये तभी आप कर पाएंगे, डिडक्शंस मार्क कर पाएंगे जब आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। जैसे सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सरफेस टेंशन टू द एंड ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है, दिस इज द थिंग। तो ये नहीं कि आपने सरफेस टेंशन उतना ही पढ़ लिया जितना केवल एग्ज़ाम में आना है। एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम उसकी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करने के नहीं होता, बल्कि वो चूजिंग मैथोलॉजी होती है कि इतने सारे सिलेबस से बच्चा सब पढ़ेगा तो उसमें से ये पॉइंट हम निकाल ले, ग्रास्प कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला है मार्क द डिडक्शंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बड़ी थिंग है ट्राई टू कोरिलेट वेरियस चैप्टर्स, ठीक है। वेरियस चैप्टर्स का मतलब जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को आप कोरिलेट करिए मैकेनिक्स के साथ, और ट्राई टू फॉर्मुलेट प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। अपने आप से एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम जो बनाते हैं उनके कैटेगरी में पहुंचने की आप एक अटेम्प्ट करोगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रॉब्लम बनाता है वो भी क्या करता है, इन चीज़ों को कोरिलेट करने के बाद ही एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बना पाएगा, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कभी ऐसी नहीं होती कि अगर कोई एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हो रहा है तो उसमें मैकेनिक्स लगी है तो उसमें एयर फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें। एयर फ्रिक्शन कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विस्कस फोर्सेस के बारे में जानना पड़ेगा। और विस्कस फोर्सेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आता है वो आता है हाइड्रोलिक्स में या हाइड्रोडायनेमिक्स में या हाइड्रोस्टैटिक्स में कह सकते हैं। तीनों चीज़ पार्ट में आता है। हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एयर या फ्रिक्शन का बेसिक जो विस्कस से आप फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन से मैकेनिकल का टर्म नहीं है। फ्रिक्शन में क्या है, विस्कस फ्रिक्शन में आता है, डैम्पिंग आती है, ठीक है। और हाइड्रोलिक फ्रिक्शन जिसके विस्कस फ्रिक्शन कहते हैं वो भी आता है, एयर फ्रिक्शन आता है। तो कई चीज़ें होती हैं। फ्रिक्शन को सिंपल हम फोर्स के अपोजिट मान लेते हैं, दिस इज द मैकेनिकल पार्ट है। लेकिन वो मैकेनिकल पार्ट किस तरह से रियल वर्ल्ड में अंजाम देंगे हम उसको, उसके कई प्रोसेस होते हैं। तो जब ये तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे जब अगर आप फ्रिक्शन का आपने चैप्टर पढ़ के मैकेनिकल फ्रिक्शन क्लोज कर दिया और आपको लग रहा है फ्रिक्शन आ रही है तो आगे है तो यू आर रॉन्ग, तो आप डिडक्शंस नहीं बना पाओगे। डिडक्शंस के लिए आपको उस फ्रिक्शन के आगे बढ़ के मैकेनिकल फ्रिक्शन के आगे उसके टाइप्स ही पढ़ने पड़ेंगे। एयर फ्रिक्शन हो गया,
हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन, हाइड्रोलिक्स हो गई, हम बेसिकली बात करें हाइड्रोलिक्स हो गई, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन हाइड्रोलिक्स हो गया, और सरफेस टेंशन में भी कुछ हद तक अब आप आगे चलोगे तो सरफेस टेंशन में कभी कभी क्या है, किसी जो वर्क होता है वर्क डन बाई सरफेस टेंशन भी कभी कभी प्रॉब्लम में निकालना पड़ता है। सरफेस टेंशन ने कितना वर्क किया, उसमें आपको अपर लेयर का फ्रिक्शन, उसमें एयर फ्रिक्शन भी इनकाउंटर होता है, तो वो भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है, इसका सार ये है कि यू हैव टू स्टडी बाय डीप, बाय योर मतलब ओन भी कह सकते हैं, अपने आप से पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप एक बढ़िया ट्यूटर या बढ़िया एक शिक्षक आपको पढ़ाएगा इसके बारे में, इसको थोड़ा नॉलेज इसकी है, ठीक है। दिस इज द थिंग। जैसे हाइड्रोलिक्स एंड मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस हाइड्रोलिक्स, ये इस तरह के एंड सो ऑन दीज कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपको हमेशा सहयोग देंगे एक रिसर्च फील्ड में, क्योंकि इनसे मॉडल करके एक सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड का बनेगा, ठीक है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। ट्राई टू रिजॉल्व प्रॉब्लम बाय मेकिंग फंक्शन एंड ग्राफ्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो हैं किसी भी चीज़ को जब मॉडल करते हैं तो फंक्शन के थ्रू उसको मॉडलिंग की उसके बारे में सोचिए। फंक्शन क्या होता है, किसी एक पॉइंट, जब वो पॉइंट किसी लोकस को धीरे धीरे प्रोपोगेट करेगा, ये पॉइंट किसी रियल वर्ल्ड में अगर आगे बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, एक फंक्शन बनाएगा। तो उसका पाथ जो है, उसको पाथ प्रोपोगेट करने के लिए एक ही तरीका है, आप फंक्शन या ग्राफ से उसकी मॉडलिंग करें, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है कि लाइन ऑफ फ्लो जरूर देखना है कि आपको, कि आप जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो मिनिमम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपके लिए हमेशा से फाउंडेशन रहेगी, क्योंकि कोई पेपर हमेशा लिमिटेड उसमें होता है, लिमिटेड टाइम इंटरवल में होता है, वो तो आपको देखना ही देखना है। लेकिन साथ साथ में वो किस लाइन ऑफ फ्लो पे जा रहा है, कैसे जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, वो लाइन ऑफ फ्लो भी आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम बहुत बड़े बड़े लॉज, थेवेनिन या नॉर्टन थ्योरम के लगे बगैर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व हो सकता है अगर बेसिक नॉलेज हो तो। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को कांस्टेंट करंट सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट ही करें, ठीक है, या इसको थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम ही लगाएं। कभी कभी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से कि अगर प्लेन वायर है तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन वायर का रेजिस्टेंस को हम जीरो मानेंगे, करंट ऑब्वियसली वो पाथ फॉलो करेगी जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ये हम भी जानते हैं। तो बहुत बड़े बड़े सर्किट्स में जरूरी नहीं कि आप थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम हर बार लगाओ या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हर बार थ्योरम लगाओ। तो कुछ बेसिक अपने नॉलेज से भी उसको सॉल्व करने की जब आप देखेंगे तो वो चीज़ कैसे आएगी, वो चीज़ आएगी जब कीप प्रैक्टिसिंग से आएगी, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तब वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये this is the strategy how we can correlate the various sciences, and when we are in the position to correlate these sciences then we automatically get into the research areas। हम research areas की तरफ automatically divert हो जाएंगे, हम उसकी तरफ, हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, उसको एक रिसर्च के लिए पढ़ेंगे। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इसरो और DRDO के एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे सर्किट्स भी आते हैं जो एक बहुत बेसिक सर्किट होता है, वो शायद इंटरमीडिएट वाला भी सॉल्व कर ले। तो यू हैव टू try to correlate these things right from your first year. First year is a very important breakthrough कि जहाँ से आप अपने आप करियर की शुरुआत, इसीलिए 9 से लेकर आप सब मान के चलिए, आप हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स अब क्यों माने जाते हैं कि ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में जो तैयारी होती है वो हाई स्कूल से लेकर आपके परसेंटेज देखे जाते हैं। वो तो एक सिनेरियो पहले से बना हुआ है, तो वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि हाई स्कूल से क्या है, हाई स्कूल में आपको बेसिक कंप्यूटेशन पावर आपकी चेक होती है, और इंटरमीडिएट में आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। तो उस बच्चे से मैं नितिन से मैं कहना चाहता हूँ, जो कि उसका ये वीडियो आया था, उसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मैंने कहा ये प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों के सामने इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। और ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप जो है इस चीज़ को, मेन चीज़ क्या है कि कोरिलेट करना सीखें आप प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डोमेन के प्रॉब्लम्स को, हाइड्रोलिक्स को मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, इस तरह से कोरिलेट करना जितना जल्दी आप सीख जाएंगे यू विल द मास्टर हो जाए, आप हो जाएंगे रिसर्च एरियाज में, आप उसकी तरफ प्रोपोगेट करना शुरू कर देंगे। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, ओके। तो ये छोटी सी बातें कुछ डिस्कस करनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से एक मुखातिब और हो लूँ, कन्वर्सेशन करना बीच में करता रहता हूँ, हर 3-4 वीडियोज़ के बाद कन्वर्सेशन वीडियो बनाता ज़रूर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमसे आप डिस्कस भी करिए, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और होपिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।